हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आई के सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो HSSC CET 2025 जिसका इंतज़ार लाखों युवा काफ़ी दिनों से कर रहे थे और आखिर वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। हमारे आज के इस वीडियो में हम नए CET के बारे में, उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके संबंध के साथ साथ जो हमारे OSC, DSC, BCA, BCB, EWS सर्टिफिकेट के बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन से सर्टिफिकेट वैलिड हैं और कौन से इनवैलिड। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले कहूँगा कि अगर आपने गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं CET रजिस्ट्रेशन डेट के संबंध में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 CET के रजिस्ट्रेशन 28/5/25 से स्टार्ट बनेंगे। बट आप इसको 28/5/25 मत समझिए, क्योंकि 28/5/25 को रात्रि लेट नाइट 11:59 PM पर 11:59 PM का टाइमिंग है। PM, जैसा कि मेरे पास इसका नोटिफिकेशन है 28/5/2025 को 11:59 यानी कि 12 बजने से 1 मिनट पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, यानी कि रात्रि 12 बजे से स्टार्ट होगा। 28/5 तो पूरा निकल ही गया है, केवल 1 मिनट हमें एक्स्ट्रा मिलता है, तो आप इसको 29 तारीख से मानिए। और ये रजिस्ट्रेशन जो होंगे वो होंगे 12/6/2025 को, वही का वही मध्य रात्रि 11:59 PM तक रजिस्ट्रेशन। नए रजिस्ट्रेशन और ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यही डेट वैलिड है। लेकिन इसके अलावा, जैसा कि हमेशा से ही रहा है, ये टोटल बनते हैं 15 दिन। 2 दिन टू एक्स्ट्रा, यानी कि 14/6/25 को शाम को 6 बजे तक 06 PM तक आप एग्ज़ाम फीस आपने नहीं पे करी है, रजिस्ट्रेशन फीस जिसको हम कह रहे हैं, एग्ज़ाम फीस भी कह सकते हैं उसको, तो वो आप पे कर सकते हो। तो आपका जो टाइम लिमिट है रजिस्ट्रेशन का वो 12/6/2025 11:59 तक ही है, यानी कि 15 दिन का टाइम आपको मिलेगा। तो आप लास्ट डेट का वेट तो करने में कोई फ़ायदा नहीं है, फिर साइट बिजी हो जाती है, फिर प्रॉब्लम होती है हमारी, इसलिए पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सभी जानते हैं, जैसा कि 2022 में हुआ था। तो ये जो CET का रजिस्ट्रेशन है ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पोर्टल भी इसका वन टाइम के नाम से बना रखा है। लिंक में मैं कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन नए कैंडिडेट्स के लिए भी है और ओल्ड कैंडिडेट जो 2022 में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए भी है, बशर्ते उनको अपना रेफरेंस नंबर के तौर पे अपना ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। नए कैंडिडेट उनको भी एक रेफरेंस नंबर, जिसको हम रजिस्ट्रेशन नंबर कह सकते हैं, वो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में उसी रेफरेंस नंबर से वो अपनी आगे की प्रोसेस, जैसे कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स और वो जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो उसके अकॉर्डिंग वो करेगा। लेकिन जो पहले से रजिस्टर्ड है उनके लिए भी ये पोर्टल इसलिए खास है क्योंकि एक तो इसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस, जैसे आपने पहले +2 कर रखी थी, अब आप ग्रेजुएट भी हो गए हो, शायद पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गए हो, या कोई डिग्री या डिप्लोमा आपका ऐड हो गया तो वो आप ऐड कर सकते हो, तो इसलिए उनके लिए भी कंपलसरी है। दूसरी जो मेन बात वो ये है कि जो फीस है, जिसको मैं कह रहा था एग्ज़ाम फीस, ये सभी के लिए सेम है। एग्ज़ाम फीस के बिना आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, चाहे आप ओल्ड कैंडिडेट हैं चाहे आप न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं। तो ये था रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो रजिस्टर्ड के लिए जो पोर्टल है उसका भी हम डिस्कशन करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जो कि मेन चीज़ है, उसके लिए है। तो जैसा कि सर्वविदित है, आप सभी जानते हैं कि ग्रुप C, इसमें 2 जो हमारा CET है, ये इसके लिए
दो टाइप्स के रजिस्ट्रेशन तो एक ही है, लेकिन इसमें दो ग्रुप्स के जो है एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। अब जाहिर सी बात है, ग्रुप सी के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग होगी, ग्रुप डी के अंदर अलग होगी। सभी जानते हैं कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है, लेकिन इसके अलावा 10th प्लस कोई सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा जैसे हम कर लेते हैं 10th बेस पर, जैसे ITI कर लेते हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज हैं। तो कॉमन तो हमारा ये पॉलिटेक्निक और ITI है, तो वो भी ग्रुप सी के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, ग्रुप डी के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने वाली है वो है 10th। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप 10th या 12th में अपीयर्ड है, एग्ज़ाम दे चुके हैं और आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हैं ग्रुप सी के लिए भी और ग्रुप डी के लिए भी, बशर्ते आपको ये साल यानी कि 2025 में उस अपीयर्ड एग्ज़ाम के अंदर आप क्वालिफाई होने चाहिए। तो ये था हमारा एजुकेशनल जो है क्वालिफिकेशन के बारे में। दूसरा हम जिक्र कर लेते हैं एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया सभी जानते हैं, HSSC में सिर्फ हमारी फोर्सेस को छोड़ करके, जैसे हरियाणा पुलिस है, SI है या कांस्टेबल है, इसके अंदर एज को छोड़ करके बाकी मोस्टली सभी हमारे रिक्रूटमेंट जो HSSC कंडक्ट करती है चाहे HPSC करती है, सभी में एज क्राइटेरिया मिनिमम एज जो है मिनिमम 18 ईयर्स टू 42 ईयर्स है। एक जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज कंडीशन क्या है, 18 टू 42 ईयर्स। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अंदर जो छूट होगी वो एज पर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगी। जैसे SC कैटेगरी है, BCA BCB कैटेगरी है, या फिर EWS कैटेगरी है, या एक्स सर्विसमैन है, तो वो हमारे अलग अलग उसके क्राइटेरिया हैं। जैसे कि मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, एक अदर स्टेट का कैंडिडेट, अदर स्टेट का जो कैंडिडेट होगा, अदर स्टेट का कैंडिडेट या फिर हरियाणा का जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, उसकी जो एज क्राइटेरिया उसका होगा वो मिनिमम एज होगी 18, यानी कि डेट ऑफ पब्लिकेशन जो हुआ है हमारा, उस डेट से पहले तक उसने 18 साल अटेन कर लिए हों और 42 ईयर्स डेट वो पब्लिकेशंस के तक उसके 42 ईयर्स जो है कंप्लीट ना हुए हों, वो एलिजिबल है। अदर स्टेट की अगर मैं बात करूं, अदर स्टेट में का मतलब है कि अगर आप अदर स्टेट से हैं, चाहे यूपी से हैं, बिहार से हैं, देश के किसी भी कोने से हैं, यहाँ तक इसमें नेपाल और भूटान के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, तो उनको चाहे वो SC कैटेगरी या BC कैटेगरी या किसी अदर कैटेगरी में या एक्स सर्विसमैन से बिलोंग ही क्यों ना करते हों, वो जनरल ही काउंट होंगे। ये रिजर्वेशन पॉलिसी केवल डोमिसाइल्स ऑफ हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए ही है, तो ये बात ध्यान रखनी थी। और कितनी छूट मिलती है SC की, जो दो कैटेगरी बनी हुई हैं, OSC एंड DSC, 5 साल की छूट है। BCA एंड BCB के लिए भी 5 साल की छूट है, और इसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन के भी शायद 5 साल ही हैं। मेन तो हमारा यही है। तो ये हमारा एज क्राइटेरिया 18 से 42 साल तक का। एक एज कंडीशन में छूट, एक एज की छूट उन कैंडिडेट्स के लिए है जिसका डिस्कशन मैं ज़रूर करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये उन कैंडिडेट्स के लिए, कि जो एज क्राइटेरिया कि जैसे कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो रजिस्टर्ड होती है ना ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उनमें काम करते हैं, तो उनको एज में छूट मिलती है। और वो कितनी छूट मिलती है और कैसे छूट मिलती है, हम इसका भी डिस्कशन करेंगे। तो वो एज में छूट कैसे मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे किसी कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके अंदर जो अगर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, तो वो अगर ग्रुप सी में काम कर रहा है, तो जितने दिन तक वो उस
संस्थान में काम करेगा या कर रहा है, वहाँ तक जितने साल भी उसने काम किया उतनी ही छूट, और मैक्सिमम आई थिंक उसमें 5 साल है, जैसा इसमें मेंशन नहीं किया गया, तो वो छूट उसमें उन लोगों को मिलती है। उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से जो है एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का परफॉर्मा इस नोटिफिकेशन के साथ भी लगा हुआ है, वो आपको फिलअप करवाना होगा अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, तो विद सील होता है। तो ये एज क्राइटेरिया की छूट की बात थी। अगर हम बात करें कि फ़ीस के बारे में, फ़ीस देखो, फ़ीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फ़ीस चाहे ओल्ड कैंडिडेट है चाहे न्यू कैंडिडेट है, फ़ीस जो है, अगर हम फीस की बात करें तो स्टैंडर्ड जो फीस है, चाहे वो अदर स्टेट का कैंडिडेट है या फिर जनरल कैटेगरी ऑफ हरियाणा रेजिडेंशियल, हरियाणा का निवासी या मूल निवासी कैंडिडेट है लेकिन वो जनरल कैटेगरी से है, तो उन दोनों के लिए 1000 रुपये फीस है। लेकिन इनके लिए एक प्रावधान किया गया है फीस में छूट का, 50% की छूट इनको मिल सकती है। और कैसे मिलेगी? यदि चाहे वो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो, हरियाणा का मूल निवासी हो या फिर अदर स्टेट हो। तो अब आपको तो पता ही है अदर स्टेट में परिवार पहचान पत्र नहीं है, लेकिन हमारे हरियाणा में परिवार पहचान पत्र है। तो ये अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर अपना आधार नंबर अगर डालते हैं, आधार कार्ड के नंबर से अगर ये रजिस्टर करते हैं, तो इनको फीस में 50% का डिस्काउंट, यानी कि जो स्टैंडर्ड फीस 1000 रुपये है उसका 50% डिस्काउंट होगा, तो 500 रुपये फीस केवल पे करनी पड़ेगी। लेकिन यदि जनरल कैटेगरी ऑफ हरियाणा है, अगर वो पीपीपी या फिर आधार नंबर से रजिस्टर करते हैं तो उनको भी 50% की छूट है, यानी कि 500 रुपये फीस पे करनी होगी। अगर अदर स्टेट का जो कैंडिडेट है अगर वो आधार से रजिस्टर नहीं करता है तो उसको स्टैंडर्ड रेट यानी कि 1000 रुपये पे करनी पड़ेगी। वही रूल जनरल कैटेगरी ऑफ हरियाणा कैंडिडेट्स के लिए जो है लागू होता है। बात की जाए एससी ऑफ हरियाणा या पीसी ऑफ हरियाणा और एससी ऑफ हरियाणा या फिर फीमेल ऑफ हरियाणा की बात की जाए, तो उसके लिए उनको करना है केवल 25%, यानी कि 250 रुपीज़ उनकी जो है वो फीस होगी। और बीसी कैटेगरी के लिए भी यही क्राइटेरिया है। आई थिंक मैं एक बार क्लियर कर दूं, एक मिनट। आई थिंक फीस का जो क्राइटेरिया है, हाँ ये रहा। तो ये फीमेल, देखो मेल एप्लीकेंट्स ऑफ जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो 50%, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अगर वो पीपीपी या आधार नंबर से रजिस्टर करता है तो 50% पे करेगा। और मेल एप्लीकेंट्स हु आर चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सही से वही का वही है, 50% ऑफ स्टैंडर्ड रेट होगा उसका। और फीमेल एप्लीकेंट्स हु आर ऑफ जनरल कैटेगरी, जो फीमेल कैंडिडेट है लेकिन जनरल कैटेगरी से हैं, देखो सुनने वाली बात ध्यान से, फीमेल कैंडिडेट और जनरल कैटेगरी से हैं, उनको 25% पे करना है अगर वो आधार कार्ड या पीपीपी से, फैमिली आईडी से अपने आप को रजिस्टर करते हैं। तो एक्स सर्विसमैन को भी 25% पे करना होगा, डिसेबल्ड पर्सन को भी 25%, और जो पर्सन बैकवर्ड क्लास यानी कि बीसी कैटेगरी या एससी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनको भी 25% पे करना होगा अगर उनके पास पीपीपी या आधार नंबर से वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं। तो अदरवाइज उनको 50% पे करना पड़ेगा स्टैंडर्ड रेट का। तो ये थी हमारी फीस के संबंध में डिटेल। इसके साथ साथ अगर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कुछ कैंडिडेट जो है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जॉब करते हैं तो उनको वहाँ से एनओसी लेनी होगी, एनओसी। और उनका जो एक जो टेन्योर होता है, जैसे 1 साल का या 6 महीने का, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। अगर वो टेन्योर पूरा करते हैं तो ही वो एनओसी प्रोवाइड करते हैं, और ज़्यादातर का 1 साल होता है। तो उसको भी आपको जो है एनओसी ले करके वहाँ से वेरिफिकेशन लेके आनी होगी, तो वो अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ अगर हम अब डिस्कशन कर लेते हैं हमारा जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जो होगा, जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें वेटेज क्या है, वेटेज के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। सीटी
के दो टाइप हैं, एक ग्रुप सी है और दूसरा हमारा ग्रुप डी है। तो इन दोनों ही एग्ज़ाम्स में कुछ चीज़ें कॉमन ही हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो कॉमन ही हैं। तो जो ग्रुप इसके अंदर 75% जो वेटेज होगा। अच्छा, पहले तो हम डिस्कशन ये कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा आपका, जो पहले 95 का था, पिछला सीईटी जो था वो 95 का था, यानी कि पर क्वेश्चन जो मार्क्स थे वो 0.95 का वेटेज था, आप सभी जानते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार मैक्सिमम मार्क्स एंडेड हैं और क्वेश्चंस भी टोटल नंबर हैं, एंडेड नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा और 1 आवर एंड 45 मिनट्स में, यानी कि 105 मिनट में आपको पेपर कंप्लीट करना होगा। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बशर्ते एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आप, जैसे पहले 4 ऑप्शन होते थे, अब आते हैं 5 ऑप्शन। पिछले सीटी में भी 5 ही ऑप्शन आए थे कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते तो आपको ऑप्शन 5 चूज करना होगा, जिसमें उत्तर नहीं देना चाहता आम भाषा में। तो अगर आप वो चूज नहीं करते हैं तो आपका पूरा का पूरा 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। ये है नेगेटिव पॉइंट हमारा। अगर आप उसमें नो आंसर कर देंगे, हम आंसर नहीं देना चाहते, तो आपको कोई भी जो है परेशानी नहीं होने वाली है। तो ज़रूर ऐसा करें। और बशर्ते, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप क्वेश्चन को छोड़ना क्यों है, आप तुक्का मारिए उसमें, हो सकता है आपका तुक्का सटीक बैठ जाए। तो ये था। तो मैं डिस्कशन कर रहा था कि सीटी का जो सिलेबस है उसके ऊपर, तो 75% जो वेटेज रहेगा, 75% जो वेटेज रहेगा उसमें आता है जर्नल, जीए जनरल अवेयरनेस, जीए आएगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग होती है या फिर हमारा मैथ होता है। इसको हम क्वांटिटेटिव एबिलिटी के नाम से जानते हैं भाई, मैथ का नहीं आता डायरेक्ट, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के नाम से जानते हैं इसको। इंग्लिश भी आएगा, हिंदी भी आएगा, इसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज। ये जो कंप्यूटर नॉलेज आप देख रहे हो ना, कंप्यूटर नॉलेज, ये ग्रुप सी के लिए है केवल, ये ग्रुप सी के लिए है केवल। ये 75% है। तो फिर 25% हमारे पास क्या बचता है, वो बचेगा हमारा, जैसे हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, या लिटरेचर है, या जियोग्राफी है, या इन्वायरमेंटल है, या फिर कल्चर है। एक बात बताने वाली इसमें यह है कि जो हिंदी और इंग्लिश हैं, बाकी सिलेबस तो आपका रहने वाला है अप टू 12th स्टैंडर्ड तक का सिलेबस रहेगा। लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश हैं ये केवल रहेगा 10th स्टैंडर्ड तक का। दोनों में ही ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। ये चीज़ फालतू है ग्रुप सी के अंदर। बाकी ग्रुप डी का पेपर और सी का पेपर का जो सिलेबस है या वेटेज है वो बराबर है। उसमें कंप्यूटर नॉलेज ऐड नहीं है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तीसरा, जो नया हमारी जो पॉलिसी आई है नए सीईटी की, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। हमारी जो सीईटी की पॉलिसी है, जो पिछली बार की सीईटी की बहुत ऑब्जेक्शन हुई थी, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि कोई कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम में अगर अच्छा नहीं कर पाया तो वो मेन में भी अच्छा नहीं करेगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है और ये आप सभी जानते भी हैं। तो इसके लिए अब की बार आयोग ने क्या कहा है कि जो टोटल वैकेंसी होंगी किसी भी ग्रुप की, जैसे ग्रुप बनाए गए थे, किसी भी ग्रुप की अगर टोटल वैकेंसी जो है, मान लिया उदाहरण के लिए एक वैकेंसी है, तो इसका 10 टाइम्स बुलाया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। ये बहुत अच्छी खबर है भाई। मेन एग्जाम के लिए 10 टाइम्स बुलाए जाएंगे, यानी कि एक वैकेंसी है तो 10 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। और इसमें मैं आपका एक डाउट और भी क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कई बार क्या होता है कि सेम नंबर्स के कैंडिडेट्स बहुत सारे हो जाते हैं। अब जैसे किसी के 65 क्वेश्चन ठीक थे या 65% गेन करने वाले मान लिया 10 कैंडिडेट्स हैं और ये 10 के 10 को 65% आए हुए हैं, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है।
ये 10 के 10 कैंडिडेट जो है बुलाए जाएंगे और इनको 1 गुना ही माना जाएगा। ये है एक अच्छा अपडेट आप सभी के लिए कि अगर अंक आपके, अगर आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके बराबर हैं तो सारे कैंडिडेट्स मेन एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये था हमारा मेन। इसके साथ साथ HSC-CET के अंदर जो है अब की बार जो, जैसा कि पहले हमारे जो टीचिंग के जो रिक्रूटमेंट थे वो उसमें ऐड नहीं थे, अब की बार भी वो ऐड नहीं किए गए हैं। इसमें जो है अब की बार जो हमारे HSSC जो है हरियाणा पुलिस को भी इसमें ऐड कर रखा है। HSSC उनको भी इसके द्वारा ही जो है फिलअप करने वाली है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। इसके साथ साथ हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, क्या बच जाता है हम देख लेते हैं। हाँ, सर्टिफिकेट्स के बारे में, सर्टिफिकेट्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कब तक किस सर्टिफिकेट्स वैलिड होंगी। तो जैसे कि कैटेगरी की बात की जाती है, OSC या फिर DSC, एक कैटेगरी हमारी ये है, दूसरी कैटेगरी हमारी BCA और BCB है, एक फिर हमारी कैटेगरी EWS है। ये सर्टिफिकेट या फिर एक्स सर्विसमैन का है, वो तो चलो एक अलग चीज़ हो जाती है। बाकी ये जो है हमारा ये मेन है, OSC, DSC और BCA और BCB। तो पहले डिस्कशन हम BCA और BCB कैटेगरी का कर लेते हैं। नॉन क्रीमी लेयर होते हैं ये, आप जानते हैं, BCA नॉन क्रीमी एंड BCB नॉन क्रीमी, दोनों का ही 1/4/2025, देखिए इनका जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025 के बाद का वैलिड होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। BCA हो चाहे BCB कैटेगरी हो, दोनों के ही जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होंगे वो 1/4/2025 या इसके बाद के ही वैलिड माने जाएंगे। 2 नंबर पॉइंट याद रखने वाला, OBC कैटेगरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में BCA BCB नहीं है, उसमें OBC कैटेगरी है, उसका वो सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो वो नॉट वैलिड, वो वैलिड नहीं होगा, नॉट वैलिड, ध्यान रखने वाली बात। इसके अलावा हम जिक्र कर लेते हैं OSC और DSC का। और OSC और DSC का जो सर्टिफिकेट का जो पहले SC कैटेगरी होती थी, आप सभी जानते होंगे जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। SC कैटेगरी को 2 भागों में जो है डिवाइड किया गया, OSC एंड DSC, डिप्रीव्ड शेड्यूल कास्ट और अदर शेड्यूल कास्ट में। तो इसमें 36 कास्ट हैं और इसमें शायद 7 या 8 कुछ ऐसी हैं कास्ट इसमें हैं। तो ये अपना अपना कैटेगरी आप जानते हो, आप ना तो आप वेबसाइट पर जा करके देख सकते हो आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। SC कैटेगरी जो DSC कैटेगरी है या फिर OSC कैटेगरी के सर्टिफिकेट है, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, आई थिंक 18 नवंबर को, मेरे को फिक्स डेट तो याद नहीं, आई थिंक 18 नवंबर को हुआ था। तो आप नवंबर के बाद का ही अपलोड करें, वही वैलिड माना जाएगा। 18 नवंबर मेरे हिसाब से आई थिंक, बट आप नवंबर मान के चलो, नवंबर के बाद यानी कि दिसंबर या इसके बाद का वैलिड माना जाएगा। तो वो आप अपलोड करें, वो वैलिड होगा। और मेन तीसरा जो हमारा सर्टिफिकेट है EWS का, इसका भी आप जानते हो 1 साल के लिए वैलिड होता है, 1/4/2025 के बाद का ही वैलिड होगा, 1/4/2025 के बाद का ही वैलिड होगा। तो ये था हमारा सर्टिफिकेट का। फीस के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद में अंडरटेकिंग है, एक अंडरटेकिंग है जो हमारा नोटिफिकेशन है, उसमें भी है, वो अनेक्सर 7 है, याद रख लो, अनेक्सर 7 के नाम पे है ये एक अंडरटेकिंग है। और ये अंडरटेकिंग सभी के लिए है, ये सभी का बनेगा और इसको अपलोड करना पड़ेगा आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म अप्लाई करते टाइम। और ये आप अगर बाहर से अप्लाई करवाते हैं तो वो पहले से ही तैयार रखेंगे क्योंकि उनका तो काम है। और अगर आप खुद कर रहे हैं तो ये नोटिस जो है हमारा, उसमें ये अनेक्सर 7 दिया गया है, अंडरटेकिंग है। उसमें आपका नाम, आपके पापा का नाम, अगर लड़की है तो अगर शादीशुदा लड़की है तो उसके हस्बैंड का नाम शायद उसमें होगा। और इसके साथ साथ उसका एड्रेस, उसका नाम और उसके साइन और डेट। और जो कैंडिडेट ओल्ड हैं 2022 वाले, वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें जो है ऐड करेंगे और उस अंडरटेकिंग को अपलोड करेंगे अनेक्सर 7 के नाम पर।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का सीटी के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम ये फॉर्म कैसे अप्लाई करें ये भी अपलोड करने वाले हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।